हाय फ्रेंड्स, आपको इस वीडियो में डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा के बारे में डिटेल में जानने को मिलेगा। साथ ही साथ पैनल ऑफ चेयरपर्सन ऑफ द लोकसभा मिलेगा। और अगर आपने स्पीकर का वीडियो नहीं देखा है तो पहले तो मैं सजेस्ट करूंगा आप देख लीजिए, लेकिन अगर फिर भी नहीं देखा है तो आपको डिप्टी स्पीकर के साथ ही एक फेयर आइडिया मिल जाएगा स्पीकर का। और साथ ही साथ एक कंपैरिजन टेबल भी मैंने रखा है आपके लिए, जिससे कि आपको पूरा क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा कि स्पीकर का रोल क्या होता है और कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी मिल जाएगा कि ये पोस्ट कब से शुरू हुई थी। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ एंड तक, काफ़ी मज़ा आएगा। अगर आप पढ़ने वाले हैं तो, अगर नहीं पढ़ने वाले हैं तो फिर तो आपको कहीं मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, फिर तो आपके लिए कुछ और दुनिया है, उसमें जाइए। चलिए, अब इलेक्शन की बात करते हैं। डिप्टी स्पीकर की इलेक्शन कैसे होते हैं। अब इसका डेट ऑफ जो इलेक्शन होता है ना, वो डिसाइड किया जाता है बाय द स्पीकर। जैसे कि स्पीकर का डेट ऑफ इलेक्शन कौन डिसाइड करता है? प्रेसिडेंट। ऑल दो जो पहला सेशन होता है उसी के अंदर स्पीकर का इलेक्शन करा लिया जाता है, बिकॉज डिप्टी स्पीकर के मुकाबले स्पीकर का जो ऑफिस है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे हम डिप्टी स्पीकर पढ़ रहे हैं तो देखिए, डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा है तो ऑफकोर्स ये बात है, इसका डिप्टी स्पीकर जो बनेगा वो लोकसभा के मेंबर्स में से ही कोई बनेगा, राज्यसभा से नहीं बनेगा। और इसका भी इलेक्शन अगर होगा तो उसके इलेक्शन में लोकसभा के मेंबर्स ही पार्ट लेंगे, राज्यसभा के मेंबर्स पार्ट नहीं लेंगे। सो प्योरली जो ऑफिस है ये लोकसभा का ऑफिस है, तो दैट्स वाई लोकसभा के यहाँ पे मेंबर्स पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, और पहले इलेक्शन किसका होगा? स्पीकर का होगा, उसके बाद डिप्टी स्पीकर का होगा। ठीक है, और डेट कौन फिक्स करेगा? स्पीकर करेंगे। अब देखिए, कन्वेंशन है, इट इज जस्ट अ कन्वेंशन जो हमारी पार्टीज फॉलो कर रही है। पार्लियामेंट्री कन्वेंशन भी नहीं है, इट जस्ट एज ए कन्वेंशन शुरू होता है ना, जैसे हमारे घर में हम बोलते हैं कि अच्छा गुरुवार को नाखून नहीं कटोगा, तो एक कन्वेंशन बन गया, अरे भाई नहीं कटेगा। ठीक है, तो ऐसे कन्वेंशन सबके घर में कुछ ना कुछ बने होते हैं, सबके अपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, कहीं लिखे थोड़ी हैं लेकिन बने हैं बस। ठीक है, जैसे कभी खुशी कभी गम में एक कन्वेंशन था उनका कि बच्चे उनके लंदन पढ़ने जाते थे, याद है आपको? अगर आपने नहीं देखी होगी तो वही कन्वेंशन यहाँ पे एक है कि जो डिप्टी स्पीकर होता है वो अपोजिशन पार्टी से होता है, क्योंकि टिल द 11th लोकसभा तक क्या होता था कि जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों रूलिंग पार्टी के होते थे। रूलिंग पार्टी मतलब जो मेजोरिटी में है और जिसके कोलिशन जो समझ लीजिए, जिसकी सरकार है, जिसकी सत्ता है। लेकिन 11th के बाद ऐसा हुआ कि ऐसा कन्वेंशन बन गया कि स्पीकर जो रहेगा वो रूलिंग से रहेगा और अपोजिशन पार्टी से, अपोजिशन से जो अब इलेक्ट किया जाए वो रहेगा डिप्टी स्पीकर, जिसका भी नाम आगे फॉरवर्ड किया जाए वो रहेगा डिप्टी स्पीकर। ये कन्वेंशन बनाया, इट इज नॉट रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे बड़ा पॉइंट ये बताना चाहता हूं मैं आपको, इट इज नॉट रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। एग्जाम में यही आता है, क्वेश्चन ऐसे आएगा, द स्पीकर शुड बी फ्रॉम रूलिंग पार्टी एंड द डिप्टी स्पीकर शुड बी फ्रॉम द अपोजिशन। कहां लिखा है भैया ऐसा? शुड बी वाला वर्ड आ जाए अगर एग्जाम में, ऐसे शुड मतलब होना ही चाहिए। क्यों होना चाहिए भाई? ऐसा कन्वेंशन है, नहीं होना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए आपको बताया मैंने। ठीक है, चलिए देखिए, डिप्टी स्पीकर जो होता है ही इज नॉर्मली एन एमपी, करेक्ट। अब एमपी रहेगा और सीधा साधा एमपी है, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो एमपी के ऊपर लागू होते हैं इनके ऊपर लागू होते हैं। लेकिन जब स्पीकर अब्सेंट है या स्पीकर का पद थोड़े टाइम के लिए खाली है तो दैट टाइम डिप्टी स्पीकर क्या बन जाएगा? ही इज एक्ट एज अ स्पीकर। उस टाइम पे स्पीकर का पावर पूरा मिलता है इन्हें, और सारे के सारे जो पावर्स हैं स्पीकर की इनके पास आ जाती हैं। एक लाइन ऐसी भी है कि ही इज नॉट सबऑर्डिनेट टू द स्पीकर। ऐसा नहीं है कि सबऑर्डिनेट है स्पीकर के, कि भाई ये जो काम करेंगे तो स्पीकर को बताना पड़ेगा, स्पीकर उसको चेंज कर सकता है। नहीं, जो इन्होंने अपने जब व्हेन ही वाज स्पीकर, एक्टिंग स्पीकर, तो जो इन्होंने अपने फैसले लिए हैं वो सारे के सारे माने रहेंगे, उसी तरीके से माने रहेंगे जैसे कि स्पीकर लेता है। तो इनको पूरी पावर स्पीकर की तब रहेगी जब स्पीकर अवेलेबल नहीं है। ठीक है, ये बात याद रखिए। परफॉर्म द ड्यूटी ऑफ द स्पीकर इन देयर अब्सेंस। ठीक है, इफ द स्पीकर ऑफिस बिकम वैकेंट, वैकेंट मतलब खाली, मतलब स्पीकर का रेजिग्नेशन दे दिया स्पीकर ने। और स्पीकर रेजिग्नेशन किसको देता है? स्पीकर रेजिग्नेशन देता है इन्हीं को। और एक इसको रेजिग्नेशन देते हैं, ये भी रेजिग्नेशन देते हैं स्पीकर को। तो कहने का मतलब स्पीकर डिप्टी स्पीकर को देगा, एक ऐसा कर लीजिए, डिप्टी स्पीकर स्पीकर को रेजिग्नेशन देगा, एक सेम, ये मैंने पहले ही बताया है। और प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को देता है और वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट को देता है। बार बार मैं ना आपको बताते रहता हूँ ऐसी चीज़ें जिससे आप रिलेट करेंगे, मतलब कनेक्ट करते रहिए हमेशा। टॉपिक ऐसे सब इंटरकनेक्टेड आप ऐसे लर्न करेंगे ना चीज़ों को, तो याद रहता है यार। अदरवाइज आप ना चीज़ों को अलग अलग करके रखेंगे ना तो दिमाग से सब निकल जाता है सब। ठीक है, देखिए अब इनको एक प्रिविलेज है भाई,
अब ऑफकोर्स सी बात है, प्रिविलेज तो होना चाहिए कुछ ही ने। देखिए जिस किसी भी पार्लियामेंट्री कमेटी के मेंबर बनेंगे, क्या बोल रहा हूं मैं, जिस किसी भी पार्लियामेंट्री कमेटी के मेंबर बनेंगे उस पार्लियामेंट्री कमेटी के ऑटोमेटिक हेड बन जाएंगे, एक्स ऑफिशियो हेड बन जाएंगे, चेयरमैन बन जाएंगे। जैसे कि स्पीकर किसका हेड होता है, स्पीकर बाय डिफॉल्ट बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का हेड होता है, रूल्स कमेटी का हेड होता है और जनरल पर्पस कमेटी का हेड होता है। ठीक है, तो बिजनेस रूल कमेटी एंड जनरल पर्पस कमेटी, ये 3 कमेटी ऐसी होती है जिसके अंदर बाय डिफॉल्ट स्पीकर ही उसका हेड होता है। उसी तरीके से अगर ये भी किसी भी कमेटी का मेंबर बनते हैं तो उसके डायरेक्टली हेड बन जाएंगे, सीधी सी बात है भाई, ये आपको इतना दिमाग में रखना है। ठीक है, अब यहां पे द स्पीकर इज प्रेजेंट, द स्पीकर इज लाइक एन एनी अदर एमपी, बता दिया आपको मैंने। चलिए ओके, अच्छा एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डिप्टी स्पीकर हैज अ पावर ऑफ कास्टिंग वोट। देखिए कास्टिंग वोट ये होता है कि जब दोनों साइड से वोट टाई हो जाते हैं ना, तो उस टाइम पे स्पीकर को पावर है कि अपना एक वोट कास्ट करके एक साइड को विजेता बनाए। तो डिप्टी स्पीकर जब तक एज अ एमपी हैं, जब तक ही इज नॉट एक्टिंग एज अ स्पीकर, तब तक वो उनके पास सारी एमपी वाली पावर्स है, एमपी वाली मतलब एज अ मेंबर जो भी वो उनको ड्यूटी वो करेंगे। लेकिन जब स्पीकर के पद पे आएंगे तो ही कैन कास्ट द कास्टिंग वोट एज वेल, ही कैन गिव द कास्टिंग वोट एज वेल। वही बोल रहा हूँ कि जब स्पीकर बनेंगे तो स्पीकर की सारी पावर इनके पास, ये दिमाग में रखिए। चलिए हाँ, इनका रिमूवल भी सेम उसी तरीके से है जैसे कि स्पीकर का है, सेम उसी तरीके से इनका भी रिमूवल है भाई। इनके रिमूवल में कोई अंतर नहीं है, सारा का सारा जो प्रोसेस है रिमूवल का पूरा वही रहेगा यहां पे भी। ठीक है, चलिए द डिप्टी स्पीकर कैन बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस बाय रेजोल्यूशन पास बाय द लोकसभा विद इन एन इफेक्टिव मेजोरिटी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी उसको बोलते हैं। 14 दिन का इनको नोटिस दिया जाता है और जब पास हो गया तो ऑफकोर्स सी बात। हाँ एक और बात, जैसे हम स्पीकर के केस में हम देखते हैं कि जब लोकसभा भले डिसॉल्व हो जाए लेकिन स्पीकर का जो पद है वो डिसॉल्व नहीं होता है। स्पीकर अपना पद खाली नहीं करता है, वेकेट नहीं करता, वो तब तक नहीं करता जब तक कि फ्रेश लोकसभा का इलेक्शन मतलब होने के बाद जो फ्रेश लोकसभा बैठती है उसका इलेक्शन जो उसका स्पीकर ना चूज हो जाए। ठीक है, उसी तरह से डिप्टी स्पीकर का भी वही है। ठीक है, ही कंटिन्यू इन ऑफिस अंटिल द न्यू लोकसभा इलेक्ट अ न्यू डिप्टी स्पीकर, सेम वही तरीका है, सेम बिल्कुल वही तरीका है। ठीक है, बस इनका डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन का डेट कौन डिसाइड करेगा, स्पीकर डिसाइड करेगा, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगेन अब यहां पे बात करते हैं सैलरी अलाउंसेस। सैलरी अलाउंसेस कौन भाई, सैलरी अलाउंसेस बिल्कुल सेम है, स्पीकर के जैसा है, फिक्स बाय द पार्लियामेंट और कहां से मिलता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। ठीक है, ये इनके लिए चीजें। और एक और चीज यहां पे नोट में लिख लीजिए, आपके लिए मैं लिख देता हूं, ही इज नॉट सबऑर्डिनेट टू द स्पीकर। ओके, ये बात आप दिमाग में रखिए। चलिए अब यहाँ पे कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं भाई। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, ये पोस्ट कहाँ से ओरिजिनेट हुई थी, कब स्टार्ट हुई थी, इसके ऊपर भी एक PIQ है। PIQ मैंने अलग से सेपरेट लिए, देखिए पूरा रेड कर रखा है, ये PIQ है पूरा। ये CAPF के 2020 में पूछा हुआ था, 2020 में पूछा हुआ था ये। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे भाई ये जो स्पीकर का पद कहाँ से ओरिजिनेट होता है। ये ओरिजिनेट हुआ था 1921 में, पहली बार बनाया गया था एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। आपको पता है कि मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म बोलते हैं, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। ठीक है, इसी के साथ हमारे यहाँ पे डायरकी आई थी। ठीक है, डायरकी कहाँ पे थी, प्रोविंशियल डायरकी आई थी, करेक्ट, आपको बात पता होगी है। और 1935 में उसको रिमूव कर दिया था, फिर हमने सेंटर में डायरकी ला दी थी। आज भी हम उस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, राज्यसभा लोकसभा। ओके, और साइमन कमीशन आया था इसी को एक बार इस पर्टिकुलर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को चेक करने के लिए साइमन कमीशन आया था। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, वो भी पढ़ाऊंगा मैं, इसको भी कवर करूंगा, लेकिन पहले भी पॉलिटी की सीरीज कर रहे हैं। तो 1921 में पहला स्पीकर कौन था भाई, फ्रेडरिक वाइट एंड सच्चिदानंद सिन्हा जी थे हमारे स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर बनाए गए थे। ठीक है, और इसके बाद हमारे जो पहले कौन थे, ये इंपॉर्टेंट है, M मावलंकर जी थे पहले, और अनंत्या सयनम अयंगार। अब ए अयंगार बोल दूँ तो ज़्यादा अच्छा है मेरे लिए, मेरा प्रोनाउंसिएशन इसमें उतना अच्छा नहीं है, सॉरी, माफ़ करिए। तो भाई इनको यहाँ पे फर्स्ट स्पीकर एंड फर्स्ट डिप्टी स्पीकर बनाया गया था ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। इंडिपेंडेंट इंडिया मतलब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे 1950 के बाद जब हमारा हुआ था, पहला सेशन हुआ था, तो उसके पहला लोकसभा उसके बने थे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1925 में पहले कौन से इंडियन थे
जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर बने थे वो थे विट्ठल भाई पटेल। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, विट्ठल भाई पटेल। ओके, और भाई देखिए अब यहाँ पे थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन पे बात कर रहे थे इनके लिए, बाकी सारी जितने पावर फंक्शन थे वो हमने डिस्कस कर लिया इनके डिप्टी स्पीकर के। अब जरा यहाँ पे हम इसका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देख लेते हैं भाई। आर्टिकल 93, आर्टिकल 93 क्या कहता है? सेज दैट हाउस ऑफ द पीपल दैट इज लोकसभा शैल चूज 2 मेंबर, वन एज अ स्पीकर एंड अदर एज अ डिप्टी स्पीकर। ओके, और जब वैकेंट होता है तो भाई हाउस की ड्यूटी है कि वो नया स्पीकर और नया डिप्टी स्पीकर चूज करे। अब यहां पे क्वेश्चन एक पूछा जाएगा, क्या स्पीकर का इलेक्शन होता है भाई? क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता है? बिल्कुल नहीं कराता भाई। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया स्पीकर को चूज नहीं कराता है भाई, वो सिर्फ एमपी चूज कराने का काम करता है। वो लोकसभा के अंदर एमपी का काम है कि उसको इलेक्ट करे, सिंपल सी बात है। ओके, तो यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का रोल स्पीकर चूज करने का नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का रोल है वो इलेक्शन कराने का रोल है फॉर द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, दैट इज फॉर द लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज है भाई, दैट इज अनदर बॉडी, पैनल ऑफ चेयरपर्सन ऑफ लोकसभा। देखिए अब इसका क्या रोल होता है, आपको सीधा सीधा बता दो, इतना आपको सोचने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। इनका रोल सिंपल ये है कि जब स्पीकर अवेलेबल नहीं है और डिप्टी स्पीकर भी अवेलेबल नहीं है तो कोई तो बनेगा ना, कोई तो हाउस को ऑफिशिएट करेगा, कोई तो हाउस को लीड करेगा, कोई तो हाउस को डायरेक्शन देगा। आपको पता है ये हमारा हाउस कैसा है, करेक्ट? तो उसको मैनेज करने के लिए कोई ना कोई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। तो एक पैनल ऑफ चेयरपर्सन बनाया जाता है। कौन बनाता है? स्पीकर बनाता है, स्पीकर बनाता है। और इनकी ड्यूटी क्या होती है, जब स्पीकर भी अवेलेबल ना हो, जब डिप्टी स्पीकर भी अवेलेबल ना हो, देन दे विल बी, इनमें से कोई एक, आपको 10 लोगों का मेंबर होता है भाई, ये 10 लोगों का पूरा ग्रुप होता है, छोटा मोटा ग्रुप नहीं है ये। इट इज अ ग्रुप ऑफ 10 चेयरपर्सन। ठीक है, हाईली क्वालिफाइड और एमपी होते हैं, बेसिकली एमपी लोग ही होते हैं और लोकसभा से ही होते हैं। इनमें से किसी एक को बना दिया जाता है फॉर द टाइम बिंग, जब तक कि स्पीकर या डिप्टी स्पीकर दोनों में से कोई एक आ जाए, या देखिए ऐसा भी तो कोई दिन हो सकता है दोनों एब्सेंट हो गए, तो इन दैट केस इनमें से किसी एक को प्रेसिडेंट बनाता है। लेकिन इनमें से प्रेसिडेंट किसी को बोले भाई आज आप बन जाइए, एंड दैट ऑफिशिएट करने के लिए, तो एक तरह से टेम्पररी पीरियड के लिए इनको ड्यूटी दी जाती है। अदरवाइज दे आर द नॉर्मल एमपी, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो एमपी के हैं इनके लिए लगते हैं, और ऐसा कोई स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इनका ऐसा कुछ ज्यादा रोल नहीं है। सिर्फ अब्सेंस में ऐसा इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। और कौन देता है रिस्पॉन्सिबिलिटी? प्रेसिडेंट अपॉइंट फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पज, उस दिन के लिए जो भी है टास्क, उस दिन के लिए उस पर्टिकुलर सेशन के लिए जो भी है वो देता है। ठीक है, क्या होता है भाई? दे प्रिसाइड ओवर द हाउस प्रोसीडिंग इन द अब्सेंस ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, दे कैन नॉट गिव फाइनल रूलिंग ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर ऑन द कॉम्प्लेक्स प्रोसीजरल इशू, सच मैटर आर रिजर्व फॉर द स्पीकर। मतलब इनका सिर्फ काम है भाई तुम उस दिन के लिए ऑफिशिएट कर दो, उस पर्टिकुलर घंटे के लिए ऑफिशिएट कर दो, कुछ भी हो सकता है यार। ठीक है, और हाँ, एक कब तक रहता है इनका टर्म? जब तक कि लोकसभा चल रही है तब तक। जैसे ही लोकसभा खत्म हो गई, जब नया स्पीकर चूज होगा तो नया पैनल अपने लिए बनाएगा वो। ठीक है, तो दिस इज द पैनल ऑफ 10 चेयर पर्सन। पर्पस क्या है इनका? इन द अब्सेंस ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, सिंपल बात खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये हो गया पूरा, मैंने आपको बता दिया स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर एंड पैनल ऑफ चेयरपर्सन। अब जरा एक काम करते हैं, कंपैरिजन देख लेते हैं भाई। कंपैरिजन देख लेंगे, हमें पूरा क्लियर हो जाएगा, स्पीकर भी क्लियर हो जाएगा, डिप्टी स्पीकर भी क्लियर हो जाएगा। कौन सा भाई आर्टिकल था? 93 हमने पढ़ा, दोनों के लिए 93 आर्टिकल है फॉर द अपॉइंटमेंट, कि हमारे हाउस में एक स्पीकर एक डिप्टी स्पीकर होना चाहिए। कौन इलेक्ट करेगा? इलेक्टेड बाय द लोकसभा मेंबर फ्रॉम देमसेल्फ, सेम इनके लिए भी वही रहेगा। स्पीकर को भी हम वैसे ही इलेक्ट करते हैं, डिप्टी स्पीकर को वैसे ही इलेक्ट किया जाएगा। ही इज अ मेन प्रिसाइडिंग ऑफिसर, और डिप्टी स्पीकर कब प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनेंगे? इन द अब्सेंस ऑफ द स्पीकर। इनका रोल क्या है भाई? अगेन सारा रोल इनका भी डिबेट, डिस्कशन, मेंटेन डिसिप्लिन, इनका भी वही है, लेकिन जब ये बनेंगे तब, जब स्पीकर नहीं है तब ये बनेंगे तब। अदरवाइज ही इज अ नॉर्मल एमपी, और बाकी उनकी ड्यूटीज वो हैं जो पूरा करेंगे। कास्टिंग वोट होता है इनको भी कास्टिंग वोट है, लेकिन जब ये प्रिसाइड करेंगे तब। समझ रहे हैं आप? डिप्टी स्पीकर को भी सारे पावर्स हैं, लेकिन जब वो बनेंगे तब। बस ये बात दिमाग रखिए। अच्छा ये सॉरी, ये गलत करिए, यहां पे नहीं है। ही सर्टिफाई द मनी बिल, ही कैन ऑल्सो सर्टिफाई द मनी बिल, लेकिन व्हेन ही बिकेम स्पीकर। ठीक है, ओके, जब स्पीकर बनेंगे तब। चलिए, इफेक्टिव मेजॉरिटी अगेन वही है,
ये भी इफेक्टिव मेजोरिटी है भाई, माफ़ करिए यार, इनके लिए भी इफेक्टिव मेजोरिटी है, सेम प्रोसेस है, ठीक है। पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी ऑफ कोर्स, देखिए क्या होता है, ऐसा माना जाता है एज पर द एंटी डिफेक्शन लॉ जो 10th शेड्यूल में डाला गया है, ऐसा बोला जाता है एक इस पद की गरिमा बनाए रखने के लिए, स्पीकर की पद की गरिमा बनाए रखने के लिए ऐसा बोलते हैं कि अगर स्पीकर जब तक स्पीकर बना हुआ है तब तक अगर अपने पार्टी से रेजिग्नेशन दे दे तो उसको हम डिफेक्शन में नहीं काउंट करेंगे, उसको बल्कि अप्रिशिएट किया जाता है। तो एक्सपेक्टेड है, ऐसा लिखा नहीं है, एक्सपेक्टेड ऐसा है कि भाई तुम कर दोगे तो तुम क्या रहेगा, ऐसा मान्यता रहेगी कि भाई नहीं तुम अनबायस्ड हो, भाई तुम बायस्ड नहीं हो। तो एक तरह से उस पद की गरिमा बनाए रखने के लिए इनके लिए बोला जाता है कि कर दो तो बेटर है, अदरवाइज इनके लिए ऐसा कोई रेगुलेशन है भी नहीं। वही बताया था आपको, ही इज एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ बिजनेस एडवाइजरी कमिटी, रूल कमिटी एंड जनरल पर्पस कमिटी। इनका ऐसा क्या है, ये पहली बार जिस भी कमेटी का मेंबर बनेंगे, अगर वैसी किसी कमेटी का मेंबर बने जिसमें स्पीकर नहीं है तो ऑटोमेटिकली ही बिकम द चेयरमैन। अब ऐसा है कि भाई ये भी अगर इन कमेटी का मेंबर बन जाते हैं तो ऑफकोर्स ही बात है भाई, तो भाई अपना स्पीकर तो इनसे बड़ा ही पद है ना, स्पीकर तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। चलिए, ड्रॉ सैलरी एंड अलाउंसेस, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इनको भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। एक और बात, स्पीकर की रैंक क्या होती है भाई, स्पीकर रैंक 7th इन द टेबल ऑफ प्रेसिडेंस, ठीक है, 7th रैंक है भाई। और किसके साथ है, इक्वल टू CGI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बराबर इनकी रैंक होती है, ओके। इनके ऊपर PM और डिप्टी PM ऑफकोर्स नीचे ही होती हो, अदरवाइज ही हैज अ हायर रैंक, काफ़ी हायर रैंक दी गई है इनको, 7th रैंक दी गई है, ठीक है। आई थिंक इतना मैंने काफ़ी डिटेल में आपको समझाया है, कोशिश किया मैंने, और तो कुछ नहीं है। अच्छा और भी, चलिए ये भी कवर करते हैं। फाइनल रूलिंग अगेन पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, अगेन ज़्यादा कुछ नहीं है यहाँ पे, अगेन वही सारी चीज़ें हैं। तो आई थिंक फ्रॉम माई साइड आई हैव डन। डिप्टी स्पीकर, कोशिश किया मैंने कि स्पीकर भी आपको कवर कर पाऊँ यहाँ पे। मैं स्पीकर भी पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी कुछ चीज़ें समझ जाएगी, क्योंकि स्पीकर की थोड़ी और पावर है, जैसे कि जॉइंट सेटिंग को हेड करता है, ठीक है। कोरम अगर ना हो तो उस टाइम पे एडजॉर्न कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है मीटिंग को वो, ओके। मनी बिल तो सर्टिफाई करता है वो, ओके। ही इज एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप विच इज अ लिंक बिटवीन द इंडियन पार्लियामेंट ऑफ इंडिया टू द वेरियस पार्लियामेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। ये भी इनको पावर दी जाती है, मतलब ये सब पावर्स डिप्टी स्पीकर को भी मिलेंगी, लेकिन जब स्पीकर बनेंगे तब, ठीक है। बस इतनी सी बात है, ओके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आई थिंक मैं चेयरमैन अभी अगले वीडियो में आपके लिए कवर करूंगा, मैं चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। सो मिलते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं, ऐसे ही बने रहिए साथ में।